यस सर। चलो सिविक्स में एक या दो चैप्टर हमने कर लिए हैं क्या? ओके, चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। चलो ठीक है, दैट इज संवैधानिक प्रारूप। हमारे संविधान का प्रारूप क्या है, किस प्रकार से किसी का चयन होता है, हाउ द मेंबर्स आर सेलेक्टेड, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो या लोकल लेवल पर हो, उनका टेन्योर क्या होता है, प्रेसिडेंट का कैसे इलेक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर का कैसे इलेक्शन होता है, सीजेआई का कैसे इलेक्शन होता है, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है तो कैसे बदला जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी देंगे। After South Africa got rid of apartheid regime, the leadership of Nelson Mandela Democratic Constitution 1994 में जो apartheid, what does it mean by apartheid? ये बताइए। बेसिस में या कलर बेसिस होती है, तो हाँ, that is discriminating between white and black. This is known as apartheid. समझ में आई बात? तो साउथ अफ्रीका को इससे कब मुक्ति मिली? 1994 में। किसकी लीडरशिप में? अंडर नेल्सन मंडेला। और फिर उसके बाद वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन सेटअप हुआ। सो इन 1994 अपार्थीड रिजाइन कौन था? सो इन 1994 साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम from apartheid regime. ठीक है, so that is अंडर लीडरशिप, और उनको इंडिया ने नोबेल प्राइज दिला के दिया था। अंडर वो गांधी जी से बहुत फ्लुएटेड थे। सो दैट इज अंडर लीडरशिप, क्योंकि वहाँ पर आज़ादी की शुरुआत किसने की थी? गांधी जी ने। अंडर लीडरशिप ऑफ नेल्सन। वहीं से तो भारत आए थे 1950 में गांधी जी। पहले वहाँ पर सिविल वो किया था मूवमेंट, फिर उसके बाद वहाँ पर पैदल यात्रा की थी, फिर भारत आए। उन्होंने अपनी जो लॉ की प्रैक्टिस वहीं की थी मंडेला। तो Then democratic constitution was drawn. Democratic constitution was made. फिर उसके बाद वहाँ पर बनाया गया। Now the party that ruled through oppression and the party that led to the freedom struggle sat together to draw a common constitution. जो ऑपरेसर्स थे, जो दमनकारी थे, वो भी बैठे साथ, और जिनको आज़ादी मिलनी थी वो भी बैठे। बोले क्या क्या तुम्हारे देश में हमसे समझ लो, फिर उसके हिसाब से तो हम जा ही रहे छोड़ने। तो दोनों लोग एक साथ बैठे और उन्होंने मिल करके साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ऑपरेशन अलॉन्ग विद हु इज गेटिंग फ्रीडम, बोथ सैट टुगेदर टू ड्रॉ अप constitution, to fabricate constitution. After 2 years of discussion and debate, they came out with the finest constitution the world has ever had. इतना बढ़िया बनाया था।
constitution gave its region the most extensive right available in country. Even साउथ अफ्रीका में आज वो भी अधिकार है कि बिना सूचना दिए तुम 3 महीने के लिए अनुपस्थित भी हो सकते हो, कहीं चले जाओ हिमालय की गोद में, वहाँ 3 महीने. दैट इज फ्रीडम टू लिव अलोन विदाउट एनी इंफॉर्मेशन. ये दुनिया में कहीं नहीं. तो टुगेदर they decided that in search of solution nobody should be excluded. For a solution to the problem no one should be treated as demon. यानी किसी को छोड़ना नहीं है और किसी को ये भी नहीं करना है कि तुम ही कल्प्रिट हो. सोल्यूशन इस तरीके से निकालना है कि जिसमें किसी एक को दोषी न ठहराया जाए. समाज में अगर कुछ हो जाता है तो पूरा समाज दोषी है. यानी they made constitution in 2 years. Constitution was made after a span of 2 years. 2 साल लग गए ऐसा बनाने में. Now, Constitution is essential to smooth running of country. It is a set of written rules that is accepted by all living in that country. What is Constitution? The Constitution is set of written rules needed to run country. It is accepted by all people of that country. जो संविधान को न माने वो देश से बाहर चला जाए. Accepted by all living in that country. So all countries that have constitutions are not democratic, but that all countries that are democratic, जो democratic हैं उन वहाँ पर constitution है, क्योंकि लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि उनके अधिकार क्या है और उनके कर्तव्य क्या हैं. लेकिन वे देश जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी हो. चाइना में कॉन्स्टिट्यूशन है बट लेकिन ज़रूरी नहीं कि डेमोक्रेसी हो. सो ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है. ऑल कंट्रीज. और कुछ ऐसे हैं जैसे किम जो उन नॉर्थ कोरिया के, उन्होंने बना रखा है कि ये 10 तरीके के हेयर कट है, यही लेना है, इसके अलावा जो लेगा उसका सर काट दो. वो उस दिन सुबह बता देते हैं कि आज लाल शर्ट जो पहन के निकले बाहर सर काट दो. तो उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हें लाल रंग नहीं पसंद है तो नहीं पसंद. फिर कभी कह देंगे नीले वाले का सर काट दो. और सुबह 6 बजे वो बस बोलेंगे, रेडियो सबके ऑन होना चाहिए पूरा दिन, आज नीली शर्ट पहनने वाले का सर काटा जाएगा. उनके सेनापति ने एक बार याइंग कर ली थी, तोप के सामने रखो, उड़ाओ इसको, उड़ा दिया. अपने परिवार के लगभग सभी सदस्यों को वो मार चुके हैं. इवन उनकी वो बीमार हो गए थे तो उनकी छोटी बहन ने कुछ दिन सत्ता संभाली. जब वो हेल्दी होकर क्या है, अरे ये सब कर डाला, तोप के सामने उड़ा उसको. वो सन की तानाशाही ऑटोक्रेट है. तो इस तरीके से नाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन सेट ऑफ रूल. इट इज एक्सेप्ट ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज have constitution. हाँ बोलिए. ठीक है, बंद कर देते हैं. ये जरूरी है कि और डेमोक्रेटिक सभी लोकतांत्रिक देशों में संविधान हो, ये आवश्यक है. लेकिन सभी जगह जहाँ संविधान है वहाँ लोकतंत्र होना आवश्यक नहीं है. बट ऑल कंट्रीज हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन need not be democratic, need not be democratic. हमारे यहाँ संविधान बनाने वाली जो फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर की एमपी थे उन्होंने बनाया और उनको संविधान सभा कहा जाता है. इवन जो आज सदन हमने छोड़ा है उसका नाम संविधान सदन करके जाना जाएगा. मतलब हाँ, पहले संसद भवन कहा जाता था, अब संविधान भवन होगा. नए भवन को संसद भवन कहा जाएगा. Now, India's constitution, like the South Africa, was drawn under very difficult circumstances.
2 साल 11 महीने 27 दिन की अवधि के दौरान हमने इस संविधान को बनाया. सो द फ्यूचर ऑफ द country did not look as secure as it does today. The makers of constitution had anxiety and the present about the present and future of the country. अगर संविधान में जरा भी गड़बड़ी उस समय के लोग कर देते, बहुत सावधानी से बनाया गया, क्योंकि it paved a path on which the country is to go. अगर उसमें गड़बड़ी हो जाती तो भारत के बंटवारे हो जाते. जैसे आप देख रहे हैं कि श्रीलंका में वहाँ के संविधान की वजह से वहाँ पर सिंगली लोगों को बोला गया कि हम नौकरी देंगे, बुद्ध लोगों को वहाँ 80% मेजॉरिटी है, और तमिल को नहीं देंगे. ये बात हमने आपको बताई थी कि नहीं? तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ गृह युद्ध की स्थिति चली. तो यहाँ ऐसे इंडिया में लेकिन हम लोगों को बहुत समय पर संविधान बचा ले गया है. इवन आप देखिए बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया, या इंदिरा गांधी की जब डेथ हुई तो सिख राइट्स हुए थे कि नहीं. ऐसी स्थिति में भी संविधान हमें बाहर निकाल लाया उन परिस्थितियों से. दैट मीन्स अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी बेसिक, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी एलिमेंट्री, और इस पर सभी लोगों को बिलीफ है. ये सबको इक्वलिटी इंश्योर करता है एट ऑल लेवल्स. तो इसलिए संविधान बनाना उस समय लेकिन बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमारे यहाँ की जो डाइवर्सिटी थी वैसी स्थिति साउथ अफ्रीका में उतनी नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा थी. तो हमको समय अवश्य लगा, लेकिन हमने भी एक अच्छा संविधान तैयार किया. आप संविधान सभा की बहस देखें तो राज्यसभा और लोकसभा की वो बहस रिकॉर्डेड है. उसमें देखिए एक दिन तिरंगे झंडे को लेकर बहस होती थी, राष्ट्रीय पक्षी को लेकर बहस होती थी. ये क्लॉज रखा जाए, ये अनुच्छेद रखा जाए, इसमें ये रखा जाए, पॉइंट ये न रखा जाए, उस पर कई दिन बहस चलती थी. ये बहस ही चली है रोज, 2 साल 11 महीने और जो 29 दिन का संविधान है, तो उसमें ये बहस ही चलती है. कब संविधान तैयार होगा, फिर सभी मेंबर्स ने उसको साइन किया. सो नाउ द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू ए पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंस. तो हमें ये भी था कि रिलीजियस डिफरेंस पर हम अलग हुए थे, तो हमें क्या रखना चाहिए था. ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थी? सो हु हैज ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज ड्राफ्टिंग कमेटी. एक कमेटी बनाई गई थी, फिर वो अपने रोज पॉइंट रखती थी और रोज डिस्कस होता था. हु हैज ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन is called drafting committee. ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? ना ठीक है, दिस कमेटी, जो ये कमेटी बनाई गई, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, B.R. अम्बेडकर वाज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. मतलब ड्राफ्ट किसने किया, किसकी चेयरमैनशिप में? सो B.R. लेकिन वो अप्रूवल नहीं है. ड्राफ्टिंग कमेटी तो लिख के देती है रोज, फिर वहाँ बहस होती है रोज. तो B.R. अम्बेडकर was chairman of drafting committee of ड्राफ्टिंग कमेटी. ड्राफ्ट बदले जा सकते हैं, जैसे हम लोग रफ वर्क करते हैं ना, वैसे ड्राफ्टिंग कमेटी होती है. अब देखिए, एंड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड एट दैट टाइम वर नोन एज कंस्टिट्यूएंट असेंबली. सो कंस्टिट्यूएंट असेंबली कौन सी थी? उस समय 299 मेंबर्स थे. कंस्टिट्यूएंट असेंबली हैज 299 मेंबर्स. और इसको किसने प्रिसाइड किया? इसके प्रेसिडेंट थे, दैट इज राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज द प्रेसिडेंट, वही इसके प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट, ये आपकी बुक के एमसीक्यू में भी है, प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली was Dr.
राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार के थे। प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर अगर ऐसी बात की तो दैट इज सरोजनी नायडू कौन थी? मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसे 299 मेंबर थे, उन्हीं में एक कौन थी? सरोजनी नायडू। एंड मोतीलाल नेहरू कौन थे? He has only prepared a constitution of India in 1928। उन्होंने 28 में संविधान बना डाला था, लेकिन उस समय देश आजाद तो हुआ नहीं था। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया हमारा संविधान। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता। सो नाउ इंडिया वाज, देखो इंडिया गॉट फ्रीडम, तो हमने आज़ादी पा ली थी ऑन 15 अगस्त 1947। लेकिन हमारा जो संविधान है वो कब बन के, असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर। मैं इसको देख लूँ कितने दिन, 2 साल 11 महीने 27 दिन, 26 दिन, 2 साल 11 महीने 8 दिन, 26 दिन है या फिर 26 दिन ही होगा। हाँ। भारत का संविधान बनाने में कितने साल कितने दिन लगे? 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years it took, 2 years 11 months 18 days to make Constitution of India। That is finalized, लिख सकते हो, Constitution of India। It was, इसको लीगलाइज कर दिया गया। सो असेंबली अडॉप्टेड इट ऑन 26 नवंबर। लेकिन इसे एक शुभ दिन में करना था, तो हमने 26 जनवरी को जो स्वराज की घोषणा की थी 26 जनवरी 1930 को, तो हमने कहा अब 1950 में 26 जनवरी का ही दिन शुभ है। 26 जनवरी को जब हमने ऐसा किया था तो हमने 3 महीने का इंतजार किया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फिर 26 जनवरी को हमने देश को समर्पित कर दिया कि इस दिन से आप लोग अब इस संविधान को मानेंगे। 3 महीने लोगों को पढ़ने का वक्त दिया कि पढ़ लो 3 महीने। सो असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्टेड इट, असेंबली एक्सेप्टेड। जब तुम संविधान की बुक खरीद कर लाओगे तो आखिरी पन्ने में सबके सिग्नेचर भी है 299, वो भी तुमको मिलती है। तो एक्सेप्टेड इट ऑन 26 नवंबर 1949 और बट इट प्रोमलगेटेड, ये अमल में कब लाया गया? इट प्रोमलगेटेड on 26 जनवरी 1950। इससे पता चलता है कि इंडिया क्या है। इंडिया हैज ए फेडरल स्ट्रक्चर, रिपब्लिक है, यानी कि यहाँ इलेक्टेड मेंबर्स है। फेडरल का मतलब है राज्यों का संघ है। यहाँ ये क्या है बताइए? और उसी के लिए ही तो 26 जनवरी की झांकी निकालते हैं। सब राज्य अपने दमखम के साथ आते हैं, हम बिहार हैं, हमारा देखो, हम उत्तराखंड हैं, सब राज्य अपना अपना दिखा के चलते हैं, ये देखो, ये देखो। और सब यहाँ पर जो वहाँ पर आप देखेंगे प्रेसिडेंट कहते हैं तुम बिहार हो, तुम उत्तराखंड, ओके। तो इस तरीके से सब जाते हैं, सब अपना दमखम दिखाते हैं। तो ये चीज़ होती है कि हम राज्यों का संघ। सो इंडिया में क्या हुआ? नाउ इंडिया इज ए फेडरल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? इंडिया इज फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल कंट्री।
फेडरल कंट्री का क्या मतलब होता है कि हम एक तरीके से संघीय ढांचा, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। इसीलिए तो वो कहते हैं, राहुल गांधी बोलता है अरे हम देश थोड़ी ना है, इंडिया थोड़ी, हम तो राज्यों के संघ हैं। एक फूट डालने के लिए कहते हैं, लेकिन वास्तव में है तो इंडिया ही, तो राज्यों का संघ है। सो वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स, हम क्या हैं? यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स। अच्छा, इंडिया इज रिपब्लिक, इसका क्या मतलब है कि ऑल आवर रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड थ्रू पब्लिक वोटिंग। इंडिया इज रिपब्लिक, दैट इज ऑल आवर जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव ये क्या है? आर इलेक्टेड, इलेक्टेड बाई, किसके द्वारा है? इलेक्टेड बाई पब्लिक वोटिंग। हम डेमोक्रेटिक है, इसका क्या मतलब है? इंडिया इज डेमोक्रेटिक, इसका क्या मतलब है कनिष्का मिश्रा? इंडिया इज डेमोक्रेटिक, बोलो। वोटिंग का ही मतलब हो जाता है क्या कि डेमोक्रेटिक है? वोटिंग तो चाइना में भी होती है, वोटिंग तो रशिया में भी होती है, लेकिन क्या ये डेमोक्रेटिक है? That is true power is vested in hands of people of country, तब डेमोक्रेसी बनती है। ट्रू पावर किसके हाथ में? यहाँ पे that is true power is vested in hands of Indian people। हम समाजवाद की भी परिकल्पना करते हैं, ये ऐसा था नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी ने 1975 में जोड़ दिया, वी आर सोशलिस्ट, कि हम हमेशा अमीरों से ज़्यादा टैक्स लेंगे और गरीबों को फ्री में देंगे, जिससे कि गरीब भी धीरे धीरे अमीर हो जाए। समझ में आए कि नहीं? सो वी बिलीव इन इकोनॉमिक पैरिटी। इकोनॉमिक पैरिटी समझते हो कि समाजवाद। सो इंडिया इज सोशलिस्ट, ये चीज नकार दी थी यूरोपियन कंट्रीज ने। पिछले हमने हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा था कि नहीं? लेकिन इंडिया ने एक्सेप्ट कर ली सोशलिस्ट, दैट इज वी टेक फ्रॉम रिच इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूट टू पुअर्स। वी टेक टैक्सेस फ्रॉम रिच फॉर वेलफेयर ऑफ या फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू पुअर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें एक प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल का क्या मतलब है मयंक? हाँ, वो सबसे पहला पेज, जिसको प्रस्तावना कहते हैं। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस बुक में क्या लिखा है। हर बुक में एक प्रीएम्बल होता है, आपकी कोई भी बुक बाजार से खरीदोगे उसको पढ़ के पता चल जाता है इस बुक में क्या है। सो दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन so begins with our constitution begins with a short statement। अगर कोई उसको वायलेट करता है तो प्रीएम्बल का वायलेशन पता चल जाता है, ये तो प्रीएम्बल ही को कर रहा है। वही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान की आत्मा है। तो प्रीएम्बल, शॉर्ट स्टेटमेंट कॉल्ड प्रीएम्बल। प्रीएम्बल आपकी बुक में लिखा हुआ है और बहुत डेकोरेट करके कई चित्रकारों ने इसको, संविधान को सजाया है। उसमें अच्छे फोटोज भी हैं, रामचरितमानस से ली है। नाउ प्रीएम्बल, it is preface, it contains the philosophy on which entire constitution has been built। ये हमारे संविधान के दर्शन शास्त्र को दर्शाता है। So it, ये क्या करेगा बताइए? contains the philosophy
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या लिखा है? कई लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन याद, ये प्रीएम्बल याद भी है क्योंकि प्रीएम्बल बहुत छोटा सा है। सो द गाइडिंग वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन लाइक दिस। इससे हम ये पता कर सकते हैं, ये एक स्केल है कि हम कितना इसमें सफल हो पाए। इट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल, ये हमारे यहाँ के नीति निर्देशक तत्व हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल का क्या मतलब समझते हो? नीति निर्देशक तत्व। क्योंकि इंग्लिश में कठिन हो जाता है, जब मैं हिंदी में बता देता हूँ तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है। सो इट इज गाइडिंग प्रिंसिपल। इसका मतलब है दैट इज एक तरीके का ये हमको डायरेक्शन देता है। सो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स या नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व। सो इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल कौन कौन सा है? इट इज गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर रूलर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए भी है, एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोगों के लिए भी इसमें। वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो यहीं से शुरू है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ सोवरेन, सोवरेन का क्या मतलब है? No people have the country has rights to make the prison or यानी नो एक्सटर्नल, नो अदर कंट्री कैन इंटरवीन इन अवर इंटरनल मैटर्स, कोई हमारे आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे सकता है। हम संप्रभु राष्ट्र हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स। सो संप्रभु राष्ट्र, no other country can intervene in our internal and external matters. जैसे अभी इंडिया नेपाल से बिजली ले रहा था तो चाइना का यूएन में बहुत दखल है, तो यूएन ने बोला इंडिया से कि तुम क्यों ले रहे हो? नेपाल तो चीन को दे रहा था, बोला हम संप्रभु राष्ट्र, हमारी जिससे मर्जी उससे लेंगे, तुमको हमें नहीं रखना है, निकाल दो यूएन से। हम किससे ले रहे हैं किससे नहीं ले रहे हैं, यू हैव नो राइट टू आस्क दिस। सो सोशलिस्ट, जैसे अभी हमने बताया इंदिरा गांधी ने कब जोड़ा था सोशलिस्ट? 1975। हाँ 75 में ये जोड़ा था, तब बहुत विवाद हुआ लेकिन जोड़ दिया था क्योंकि चाइना के प्रभाव में जोड़ा गया। तो सोशलिस्ट फिर भी चलो गरीबों का हमारे यहाँ भला हो रहा है, हम इतना हार्ड सोशलिस्ट नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो मदद हो ही रही है। वेल्थ इज जनरली दैट इज जनरेटेड सोशली एंड शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली, समाज के द्वारा पैसा बनाया जाएगा, एंड शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, यही तो है सोशलिज्म कि सब में बराबर बराबर बांटा जाए। शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। तो हम सोशलिस्ट भी हैं, हम सेक्युलर हैं। सेक्युलर नीतू, सेक्युलर का क्या मतलब है? बोलो, हाँ बोलो। सेक्युलर, The citizen have complete rights to follow him. हाँ जो है, यानी गवर्नमेंट विल नॉट इंटरवीन, तुम किस कौन सा धर्म पालन कर रहे हो उसको उससे कोई लेना देना नहीं। सो यानी गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन,
government will not favor any religion, and all persons, all citizens have full right. Citizens have full right to follow, और साथ में उसका प्रचार करने की भी उनको अनुमति है, ठीक है, एंड एक्सपेंड देयर रिलीजन. However, उसको आप किसी पे थोप नहीं सकते हो. You cannot impose religion to all. आप जबरदस्ती किसी को बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने धर्म का प्रचार तो कर ही सकते हो. We are democratic. What does it mean by democratic? We can also support representative. We are people. Democratic का मतलब है where people enjoy equal political right. A form of government where people enjoy, ठीक है, उनको पूरे इक्वल पॉलिटिकल राइट, इक्वल पॉलिटिकल, सभी को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, राइट्स, कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, और सबसे इंपॉर्टेंट है and true power vests in hands of people, public, and true power vests in hands of public. हम रिपब्लिक भी हैं, what does it mean? The head of government is elected person and not the hereditary person. ये कोई राजवंश या डायनेस्टी नहीं कि हेरिडिटी चली आ रही है, हमेशा हेड ऑफ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड, मतलब इलेक्शन से ही आता है रिपब्लिक में, इज इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट हियरarchier, not that is hereditary person. इसका मतलब है किसी डायनेस्टी या ऐसे मोनार्की किसी चीज का समर्थन नहीं करते हैं कि उनका बेटा फिर लुई 16 बना, 17 बना, रेल चली आ रही है, 1 से लेकर 16 तक रेल ही रेल चल रही है. जस्टिस, तो citizen cannot be discriminated on the grounds of caste, religion and gender. Citizens are not discriminated. हमने देखो आज वुमेन्स का रूल, वो भी नियम हो गया, पारित होने वाला है. 33% लोगों को क्या होगा, स्त्रियों को पॉलिटिकली स्ट्रेंथ मिलेगी. जितने भी आज अब राजनेता होंगे उसमें 33% स्त्रियां होंगी. पहले ऐसा नहीं था रूल, लेकिन अब आने वाला है. आज ही पास हुआ है नई संसद, होने वाला है. ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर, कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर. एक आदमी फोन रखे था ऑन करके बोला हमको घर दे दो किराए के, हम मुसलमान हैं. उसने कहा हम मुसलमानों को नहीं देते हैं क्या. उसने फोन में आवाज कर नोट कर ली, दिखा दिया पुलिस को, FIR हुआ, अगले ही दिन 2 लाख रुपए उसको मिल गए. बोले दो क्यों, तुम रिलीजन के बेसिस पे कर रहे हो. ऐसे बोल देता, बहाना बना देता तो ठीक है, लेकिन उसने जब ये बोल दिया, या कोई ये कह दे कि भाई हम दलित को, मोची को, चमार को नहीं देते हैं, तो तुरंत गड़बड़ हो जाएगा. तो ठीक है, जेंडर के नाम पे भी नहीं कह सकता. कोई लड़का कह दे कि भाई हमें चाहिए, बोले नहीं हम लौंडे लफाड़ों को नहीं देते. अच्छा, जेंडर के नाम पे हमें कर
लिबर्टी, that is no unreasonable restriction on citizen in what way they think, they express and what wish to follow up their thoughts, कैसे वे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, उनको पूरी आज़ादी है. So there is no, भारत के किसी भी कोने में रह सकते हो, बस सकते हो, व्यापार कर सकते हो, जमीन खरीद सकते हो. नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन सिटीजन. सिटीजन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. दे कैन लिव इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, मेक ट्रेड एंड परचेज लैंड. दे कैन, ठीक है, जो भी है, लिव इन. लिबर्टी की तो अलग अलग है. फ्रीडम, दैट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. लिबर्टी कई चीजों मिला, इसके 6-7 पॉइंट. सो दे कैन लिव इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, डू बिजनेस एंड सेटल देयर. अब देखो हम यहाँ पर रहते हैं एयरफोर्स छोड़ करके, अब हमको 10 साल हो गया रहते थे. जैसे ही 10 साल हुआ, अब मुझे यहाँ पर वोटिंग राइट मिल गया. 10 साल होना चाहिए बस. तो कहीं पर रह भी सकते हो, वहाँ की सरकार को भी तुम चुन सकते हो. अब देखिए, लिबर्टी के बाद इक्वालिटी भी है. इक्वालिटी में क्या आ जाएगा? All are equal before law. Government should ensure equal opportunities for. और श्रीलंका की तरह नहीं कि नहीं यहाँ पर तमिल लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा, जबकि 20% है. बोला तमिल पढ़ाई भी नहीं जाएगी, रोजगार भी नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं जाएगा. So all are equal before law. Before law, ठीक है. The government should ensure. The government should ensure equal opportunity for all. और कानून की नजर में सब बराबर. ये दोनों चली जाएं, नोएल और कनिष्का, और वहाँ वो पूछे भैया तुम कौन? बोले केवी नंबर 2 में पढ़ते हैं. तुम सेंटेंस, अच्छा सेंटेंस, हाँ ये आप ही कुछ लिया जाएगा, पूरे अधिकार तुम निकलो. हाँ मैं केवी में नहीं हूँ. नहीं, अच्छा आप तो उसमें हो विद्याश्रम में ना, तो जैसे जो अमीर स्कूल हो, जिसको ज़्यादा फंड आते हैं, सेंटेंस आइए 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 आपको मिलता है अधिकार. ये चीज़ होती है. सुनते हैं वहाँ बीच बीच में नाश्ता पानी भी आता है, बहुत सुविधा है वहाँ. सेंटेंस में एसी तो है ही है. हाँ तो जैसे यहाँ भी नहीं है. इनके पापा पूछ भी रहे थे आप बच्चों को क्या क्या सुविधा देते हैं. कहा हमारे यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है, जैसी होनी चाहिए चाय पानी की. पानी की तो है, पानी तो पी रही है है ना, पानी तक. अब आगे देखो, इक्वालिटी के बाद बोलो फ्रेटर्निटी क्या होता है? सुनते हो हम पिकनिक विकनिक भी जाते हैं ना. उनके काम नहीं करते. पीपल शुड लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर. फ्रेटर्निटी का क्या मतलब होता है? पीपल्स शुड, फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा. भाईचारा. सो पीपल्स
should live like brothers and sisters। तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बातें कही गई हैं। अब जरा देखिए, अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी लॉन्ग। हमने इसे ऑस्ट्रेलिया से भी लिया है, इंग्लैंड से भी लिया है, यूएसए से भी लिया है, सब जगह से थोड़ा थोड़ा लिया है, जो अच्छी अच्छी बातें हैं। तो तब जाकर के इसमें गांधी जी का भी काफ़ी योगदान कि कहाँ से क्या लिया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं थे, लेकिन शाम को सभी लोग उनके पास चर्चा के लिए आते थे। तो देयरफॉर इट नीड टू बी अमेंडेड एंड रेगुलरली। इसके लिए उन्होंने 13 बार अनशन भी किया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये नहीं डाला जाना चाहिए। और वो गांधी जी जिद्दी बहुत थे, अम्बेडकर को उनकी बात माननी पड़ी। जब जब उन्होंने जो जो बोला वो मनवाते थे। तो those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspirations। तो हमारी लॉन्ग डॉक्यूमेंट है, so they made provisions। ऐसा मालूम पड़ता है कि वो इतने ज़्यादा विजनरी थे, उन्हें आज की समस्याओं का उस समय ही पता चल गया था। आज जो नई नई प्रॉब्लम आ रही उनका हल वहाँ है कि ये अगर बीमारी आ जाए, कोरोना आ जाए तो क्या करोगे, ये आ जाए, न जाने कितना दिमाग था उनके पास। अनुच्छेद के अंदर अनुच्छेद, उसके अंदर अपेंडिक्स, फिर कोरोलरी, फिर को इतने सारे उसके बना डाले। और कहीं पर हम फंसते नहीं हैं, ऐसी चीज़ नहीं कि हम पंगु हो जाते हों। सो हम हमेशा कुछ न कुछ संविधान में हमें हल मिलता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन ए वेरी लीगल लैंग्वेज। इसमें इतना लीगल है जैसे मैथमेटिकल हो, कहीं लब्बो लुआब नहीं है कि घाल मेल करके रख दिया हो। चीज़ें क्लियरली मेंशन है हर एक अपेंडिक्स वाइज, तो बिल्कुल फंसने के नहीं। और इसको क्लियरली पढ़ा जा सकता है पीपल के द्वारा भी, और साथ में जो जस्टिस हैं, रूल जो भी लॉ मेकर्स हैं, सब बिल्कुल क्लियरली सब समझ सकते हैं। तो इस तरीके से इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर। ये सिर्फ हमारे राइट्स को ही नहीं बताता है, हमारी मोरल ड्यूटीज को भी बताता है। और ये भी बताता है कि किसको कितने अधिकार हैं। आप एक पीएम को क्या अधिकार है, सीएम को क्या अधिकार है, चुने कैसे जाने चाहिए, इनको दूसरे के अधिकारों को नहीं लेना चाहिए। ये करते हैं तो अधिकारों का प्रवंचना होती है, ब्रीचिंग नहीं कर सकते अपने अधिकारों। हर चीज क्लियरली मेंशन है, इसीलिए इतना बड़ा हो गया है। What does it mean by treason? Treason से क्या समझते हो? That is the offense of attempting to overthrow the government of state. So, ठीक है, attempting to overthrow the government of state, the offender owes the allegiance। मान लो कोई अगर किसी देश की सरकार को या राज्य की सरकार को उखाड़ना चाहे तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? ट्रीजन। ये एक ऑफेंस माना जाता है, तो वो देशद्रोही है। एक तरीके का पर्सन वो क्या कहलाएगा? देशद्रोही। अपार्थीड तो तुम समझ गए हो, जो क्या करे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करे, उसको क्या कहते हैं? अपार्थीड। नाउ व्हाट इज प्रीएम्बल? इंट्रोडक्टरी प्रीफेस, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ बुक। कोई भी बुक हो तो उसका इंट्रोडक्टरी, तो हर एक बुक में प्रीएम्बल होता ही है। ठीक है। ड्राफ्ट का क्या मतलब होता है? ए प्रीलिमिनरी वर्जन ऑफ एनी लीगल डॉक्यूमेंट। जब भी तुम कुछ लिखोगे तो उसके पहले ड्राफ्ट बनाओगे, तो उसे कई बार काटा भी जाता है, फिर से लिखा जाता है, पेंसिल से बनते हैं ड्राफ्ट। तो प्रीलिमिनरी वर्जन बिल्कुल प्राथमिक है, बट लेकिन वो भी लीगल है। तो क्लॉज क्या होता है? डिस्टिंक्ट सेक्शन। कोई भी एक धारा होती है, तो एक आर्टिकल है, जैसे हमने आर्टिकल 48 की बात की थी कि नहीं, जिसपे प्रेसिडेंट हटा देता था बार बार। जो अभी कौन सा था, मतलब उसने 20 बार किसको हटाया था? वो जो किसको हटाया था? कौन सी पार्लियामेंट थी? नहीं, ये जो इधर की थी ना, जर्मनी की वीमर रिपब्लिक को 20 बार, वीमर में ही तो हुआ था ना ये सब। तो 20 बार वो आर्टिकल 48 के द्वारा वीमर रिपब्लिक को उसने ये कर दिया था। अब जरा देखो, इस तरीके से ट्राइस्ट क्या होता है? मीटिंग टेकिंग प्लेस हैज बीन एग्रीड अपॉन। नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस।
क्या किसमें अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है? Now, देखो since 1915 the black colored and the Indian fought against the apartheid system. वहाँ पर इंडियन भी थे। इंडियन क्यों थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स वहाँ ले गए थे। सबसे पहले जब शुरू में वहाँ की खदानों को खोदा जा रहा था तो अफ्रीकन, वहाँ के ब्लैक लोग जंगली लोग थे, वो लोग काम करने को आदि नहीं थे गुलाम बनने को, तो इंडिया से ले गया था, उनसे गुलामी कराई गई। तो इंडियन बहुत रहते हैं अफ्रीका में, बात समझ आई ना? एक ट्राइब्स लोग नहीं होते, आज भी कितने ट्राइब्स हैं वहाँ पर, तो वो लोग क्या किसी की गुलामी करेंगे? तो दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्च एंड स्ट्राइक्स। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन that led the struggle against the policies of segregation. एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सभी को लेके चलता हो। अच्छा, तुम भी अपना प्रोटेस्ट करना आना चाहते हो, आओ मेरे छत के नीचे, मेरे अम्ब्रेला के नीचे। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा बन गया था जैसे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, किसी को कोई भी समस्या है, जिसको अपने राजा से समस्या है, मेरे अम्ब्रेला के नीचे यहीं से प्रोटेस्ट करो, वहां से कहाँ करें, हम लोग इकट्ठे हो जाएं। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक जनरल वर्ड है, समझ में आ गया कि नहीं? सो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हु वर डिसकंटेंटेड, जिनको भी किसी भी तरीके की असहमति थी या असंतोष था। डिसकंटेंटेड का क्या मतलब होता है? असंतोष। दे कैन कम अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन फाइट। तो ऐसा किया जाता था। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स एसोसिएशन, कम्युनिस्ट पार्टी, सब उसके अंदर आ गए थे। मैनी सेंसिटिव वाइट्स आल्सो ज्वाइन, बहुत सारे लोगों ने ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्थीड एज अनजस्ट, उन्होंने कई लोगों ने बोला भी ये अनजस्टिस है। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग। लेकिन वहाँ पर ये जो वाइट गवर्नमेंट थी वो टॉर्चर करती रही, रूल करती रही, और अफ्रीकन्स एट लास्ट दे कुड नॉट मैनेज टू एक्सपेल वाइट्स। हमारे यहाँ गांधी जी ने बोला आखिरी अंग्रेज, तुम क्यों रुके, तुम भी तो भागो यहाँ से। आखिरी अंग्रेज को भगा दिया गया, लेकिन ना ऑस्ट्रेलिया भगा पाई, न साउथ अफ्रीका भगा पाया। 50 देशों में अंग्रेजों का शासन था, कोई अंग्रेजों को भगा नहीं पाया। उन्होंने दे तो दी आज़ादी, लेकिन रहे वो वहीं। यहाँ से इन्होंने कहा क्विट, क्विट इंडिया मीन्स क्विट इंडिया, भाग जाओ यहाँ से। तो ये बहुत ज़रूरी था, नहीं तो उनके पास पैसा था, इन्फ्लो था, तो फिर वो क्या कर सकते थे। और मोदी ने तो जो 2 बचे हुए सांसद थे उनको भी भगा दिया, बोले भागो हमारी पार्लियामेंट से, नहीं तो 2 सांसद वहाँ के बैठते थे यहाँ। वो अच्छी बात हुई कि नहीं भारत? ना ओके, सो let us see sovereignty. अब आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो भी हो कर सकते हैं ना, कुछ अपने आप कर सकते हो कि नहीं? हम अगले चैप्टर पे चलें, फिर हम करा देंगे, लास्ट में समय मिलेगा तो करा। कैसे? कौन सा? इसी में है लॉ। व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? लाइए एक कॉपी, एक बुक दे दो। चलिए नाउ देखिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। सो Constitution is the supreme law.
Why do we need constitution? Why do we need constitution? That is constitution. बात ना करें is supreme law which determines relationship among people, relationship among people कि लोग कैसे रहें, also among people and government, people and government। तो इसलिए हमें संविधान की क्या जरूरत है? It generates a degree of trust and coordination। पहला है it generates degree of trust, हम लोगों में भरोसा जताता है किसके किसके बीच में? Between citizen, degree of trust and coordination among people of different caste creed। जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं ना, वो आपस में साथ में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं अगर इनको पता हो, इनको ये पता चल जाए कि सेंटेंस वालों को ज़्यादा वेटेज मिलेगा, कभी ना बैठे इनके साथ। इनको मालूम है कि हम जिस स्तर पर भी जाएंगे हम लोगों को समान व्यवहार दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये दोनों कहीं जाएं कैंपिंग में और इनको 2 ढोकला मिल जाए, इन्हें 1 मिले, ऐसा नहीं होगा। तो इन्हें ये बात मालूम है कि दोनों को 2 ढोकला मिलेंगे, तो इसलिए ये दोनों साथ बैठती हैं। और जब डिस्क्रिमिनेशन होने लगे कि मान लो सेंटेंस वालों को 2 ढोकला बर्फी और 1 ही मिल रहा है, तो बैठेंगे कभी? तो उसी तरीके से हमको मालूम है कि हमारे जो लॉ हैं वो हमको समान अधिकार देते हैं। तो ये क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है? हम क्यों साथ में रहते हैं? हम सरदारों के साथ रहते हैं, मुसलमानों के साथ, क्योंकि हमें मालूम है कि हम लोगों के बीच में जो लॉ है हमारा वो भेदभाव नहीं करता, इसलिए हम प्यार से बात करते हैं। और जिस दिन भेदभाव करने लगेगा हम उनसे बात करेंगे, कहेंगे कि उनको ज़्यादा पक्षपात देता है, हमारे अंदर ही नहीं वो भाव बनेगा। Then people of different caste, creed, religion and gender, ना जेंडर के आधार पर भी भेदभाव नहीं है। जेंडर दूसरी चीज, it specifies how the government will be constituted, who will have power, ये भी इसे बताता है। It specifies how representatives are elected, how government is formed and what are the rights they will have, कैसे बनेगी, कैसे चलेगी, क्या अधिकार मिलेंगे। How representatives are, नहीं तो अपनी मनमर्जी से चलाएं, are elected, how government is formed, and what powers they will have। ये सारी चीजें लिखी हैं। नेक्स्ट, एक और बात है, it lays down limits on powers of government and the rights of citizen. It also limits powers of, otherwise they will misuse their powers। अगर मान लीजिए उनको लिमिटलेस पावर दे दी जाए तो क्या होगा? It also limits power of government, and गवर्नमेंट के पास पावर होती है और अरविंद सिटीजन्स के पास क्या होते हैं? राइट्स। तो ये उनकी पावर को लिमिट करती है और इंश्योर किसे करती है? राइट। पावर्स को लिमिट की जाती है हमेशा और राइट्स को क्या किया जाता है? राइट्स ऑफ सिटीजन।
इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है। इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। संविधान बताता है, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन, लोगों की भावनाएं क्या है देश को लेकर। हमारे संविधान में कई जगह इस बात का जिक्र है कि राम राज्य आना चाहिए। राम राज्य का मतलब है कि जिसमें कोई दुखी ना हो, तो ऐसा समाज कि जिसमें कोई भी जय जय चाहे तो जस फल चाखा। तो राम राज्य, कोई व्याधि न व्यापा, उस समय किसी को कोई बीमारी नहीं थी। इसके बारे में 10-12 लाइनें तुलसीदास जी ने लिखी हैं कि राम राज्य का अर्थ क्या है। किसी को कोई बीमारी नहीं, अकाल मृत्यु नहीं आता, सब खुश हैं उस चीज़ को। तो वैसा ही हम लोगों ने भी अपने में कॉन्स्टिट्यूशन में बात डाली कि हमें राम राज्य की तरह बनाना है। सो इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल about creating a good society, about creating a good society। आप ये समझिए, नहीं तो इसमें 4 बातें आपको ध्यान रखनी है कि इट जनरेट्स डिग्री ऑफ ट्रस्ट। तो इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, then there is trust among all that we all are equal before law। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो तुम्हें पता चलता है कि किसी में भेद नहीं है। 2 लोग चले जाएंगे, चलो तुमको अदालत तक खींच ले जाएंगे, तुमने हमको आंख दिखाई है, अब तुम्हारी ये आंख निकाली जाएगी, चलो। और दूसरी चीज तो इट एंश्योर्स ट्रस्ट, और दूसरी चीज इट लिमिट्स पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड एंश्योर राइट्स ऑफ सिटीजन। तीसरी चीज कि इट एक्सप्रेस अवर एस्पिरेशंस, हाउ वी वांट टू मेक अवर सोसाइटी। हम अपने समाज को किस रूप में देखना चाहते हैं, इस भावना को हमारा संविधान उद्धृत करता है। नाउ चौथी चीज क्या है, इट स्पेसिफाइज हाउ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड, हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म एंड व्हाट आर द पावर्स। समझ में आ गई बात है? कास्ट, क्रीड और रिलीजन, जैसे उपजाति, हाँ, CREED। क्रीड का मतलब है जैसे मोची, चमार, वैश्य और क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये सब ये क्रीड हो गई। हिंदू के अंदर ये सब जाति धर्म किसी के आधार पर ये करता है, ठीक है। नाउ बीच बीच में इसके क्वेश्चन कराते जाएंगे, आप लोग क्वेश्चन करते जाएंगे, हम भेज भी देंगे, ठीक है, पता चल जाएगा। नाउ डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ चलो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कबूल बता देता हूं। दैट इज क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड, बात नहीं करो, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड what does the preamble of constitution contains? What does the preamble of constitution contains? So, like many countries in contemporary world, India too has chosen to begin the constitution with a preamble. उस समय ऐसा चल रहा था बहुत देशों में। So, like many countries in contemporary world, इसका क्या मतलब है? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। समसामयिक संसार में विश्व में, यानी कंटेम्प्ररी। अगर मैं आपसे कहूं कि कंटेम्प्ररी ड्रेस पहन के आओ, रामलीला खेलनी है, तो तुम मुकुट लगा के आओगे। उस समय जैसा चल रहा था वैसी ड्रेस पहनो। कंटेम्प्ररी का मतलब समझते हो? कंटेम्प्ररी का मतलब है समसामयिक, जो उस समय चल रहा था वैसी ड्रेस पहनो।
समझ में आ गई बात कि नहीं? तो जैसे सब जगह प्रियम्बल बन रहा था तो इंडिया ने भी अपना एक प्रीफेस बना दिया। कंटेम्प्ररी वर्ल्ड इंडिया टू है, ये गाइडिंग फैक्टर्स हैं। पूरी संविधान इतनी मोटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम प्रियम्बल पढ़ लो पता चल जाएगा संविधान क्या है। सो इंडिया टू हैज चूजन, टू हैज चूजन to begin her constitution, to begin her constitution, ठीक है, with a preamble। जैसे आप देखिए कुछ धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि जो खुदा को ना माने पहली लाइन उसे कत्ल कर दो, और जो मान ले और फिर इस्लाम से बाहर जाए उसे कत्ल कर दो। तो इस प्रियम्बल से आपको क्या पता चलता है? कुछ पता चलता है? हाँ, तो मतलब एक ये भी है ऐसी धार्मिक, जो न माने उसे भी मार डालो, और मानता हुआ व्यक्ति अगर हट जाए उससे, उसका भी सर जुदा कर दो। तो इससे लगता है कि खून खराबा। और कुछ पता चल पा रहा है क्या? और इसमें कहा जा रहा है कि राम राज्य आ जाए, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही तो कहा गया। अब आगे अगली बात क्या है? That is the preamble is a short statement of its basic value। बात नहीं करो। सो पहली बात तो ये हो गई, preamble is, ये सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है, is the short statement on its basic values, of its basic values, कि इसके बेसिक मूल्य क्या है, of its basic values। It contains the philosophy on which entire constitution is made। तो प्रियम्बल में लिखा है कि कैसे तुम्हें पूरा संविधान बनाना है। It contains the philosophy, the philosophy on which entire constitution is made। थर्ड देखिए, now it provides a standard to examine and evaluate any law and action of government to find out whether it is good or bad। So it is soul, ये आत्मा है, it is soul of Indian constitution, Indian constitution and gives a scale। और साथ में ये एक पैमाना भी है जिसमें हम नाप सकते हैं कि हम अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए ठीक कर रहे हैं। उसमें लिखा है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान अधिकार दो। अगर आज हमारे यहाँ एक वीमेन बिल पास हो रहा है, इसका मतलब है हम प्रियम्बल को फॉलो कर रहे हैं। वो सिर्फ इतना सुनने के लिए उसको बहुत समझने की जरूरत नहीं है, ऐसे दो वैसे दो, समान मतलब समान दो, बस। सो इट गिव्स ए स्केल to us that we are doing good or bad। We are, सर बोलो एसी का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। कौन से का? तो बढ़ा हुआ ही है, और बढ़ाना मतलब कम कर दीजिए। ठीक है, चलो नाउ ओके। तो ये चीज है। अब देखिए, What anxiety did Ambedkar state in his concluding speech of Constituent Assembly? जब उन्होंने अपनी कंक्लूडिंग स्पीच बोली, जब संविधान सौंपा देश को, तो उनके मन में क्या एंजाइटी थी, क्या उद्विग्नता थी, क्या उत्सुकता थी? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एंजाइटी
did Ambedkar state? In his concluding speech, while handing to the Constitutional Assembly, to Constituent Assembly, संविधान सभा में Constituent Assembly. Now, what did Ambedkar mean to say in the following line? उन्होंने ये जो बोला इसका क्या मतलब था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. What did Ambedkar mean to say? जब उन्होंने 26 जनवरी 19 मतलब इस बात में इन्होंने क्या कहा? Mean to say. On the 26th January 1950, on the 26th January 1950, we are going to enter a life of contradictions. ये क्या बात है? We are going to enter in life of contradictions. क्यों? क्योंकि इसके पहले हम आजाद तो हो गए थे, लेकिन हमारे यहाँ कानून किसका चल रहा था? क्या ब्रिटिश कानून? 26 जनवरी 1950 को हमें अपना कानून मिला, तो उस समय अब दो कानून तुम्हारे पास हैं. आज तक तुम ये फॉलो करते तो कंट्राडिक्शन नहीं हो गया? जो अभी तक सही था हो सकता है कल से वो गलत हो जाए, और जो गलत था वो सही हो जाए. तो इसका क्या मतलब है? ऐसा वे क्यों बोले? Now, in his concluding speech, Ambedkar stated his anxiety over the unequal status of Dalit. So, in concluding speech, Ambedkar stated expressed anxiety. उन्होंने चिंता जाहिर की, एंजाइटी ओवर अनइक्वल स्टेटस ऑफ द अनइक्वल स्टेटस ऑफ द. जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो उस समय पंडित थे. इवन जवाहरलाल नेहरू भी पंडित थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू. उन्होंने कहा था अगर एक भी दलित इसमें आ गया तो हम सब लोग चले जाएंगे, क्योंकि सब पूंजीवादी लोग थे, बहुत पैसा देते थे उसमें. तो दलितों को उन्होंने बहुत समय तक नहीं आने दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो he said that in politics the Dalit would definitely enjoy equality, but in social and economic life they would have अनइक्वालिटी. पहली बात उन्होंने क्या बताई कि पॉलिटिकली तो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिख दिया, लेकिन क्या पता कि लोग उनके दिए हुए पानी को पीने से इनकार कर देंगे, तो सोशल लाइफ में तो उन्हें इक्वलिटी नहीं मिलेगी. ही सेड दैट इन पॉलिटिकल लाइफ दलित विल एंजॉय इक्वालिटी, बट सोशली एंड इकोनॉमिकली, दलित तो गरीब थे, सोशली एंड इकोनॉमिकली दे वुड हैव इनइक्वालिटी, दे वुड हैव इनइक्वालिटी. सेकंड और क्या चिंता जाहिर की?
In politics, they would be recognized the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In politics, they would recognize, they का मतलब दलित, would recognize one man, one vote, या one person, one vote, and one vote, one value. वन वोट वन वैल्यू, ऐसा तो होगा, लेकिन बट हाँ ओके, बट अपर कास्ट, जो अपर कास्ट पीपल होंगे वो क्या करेंगे, वो उनको क्या करेंगे, एक तरीके से मार्जिनलाइज दें, उनको हाशिए पे ला देंगे। मार्जिनलाइज का मतलब समझते हो, मार्जिनलाइज दें यानी कि तुम किनारे हटो, तुम सोसाइटी के मेंबर ही नहीं। मार्जिन होता है तुम्हारी कॉपी में, तो अपर कास्ट पीपल विल मार्जिनलाइज या रिजेक्ट देम, तो उनको वोट देने का तो अधिकार होगा, लेकिन वे रिजेक्ट भी किए जाएंगे। सो लाइक पॉलिटिक्स, दे आल्सो नीड सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी। लाइक पॉलिटिक्स, दे आल्सो नीड सोशल एंड equality. If it is not done, then we will lead a life of contradiction. तो दिखने में लगेगा कितनी समानता है, कितना अच्छा है, और यहाँ अंदर जाके देखो पता चला उनकी छाया पड़ गई तो पंडित नहाने चला गया। ऐसा होता ही था कि दलित की छाया पड़ गई तो पंडित नहाने चला जाता था। सो लेकिन बट इन रियल लाइफ, हमारी मदर ने भी काफी समय तक बोला कि दलित के हाथ का पानी ना पीना, घर में सिखाया जाता था, क्या करें। लेकिन जब सर्विस में आए तो पता ही नहीं चला, सबके जूठाई खाने पीने लग गए एयरफोर्स, कौन दलित रहेगा कौन कुछ रहेगा, तब आदत बदली। लेकिन समाज वैसा नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं, समझ में आया कि नहीं। समाज में तो बहुत कुछ चलता है लाइफ तो, और बच्चे सब सीखते हैं जो पेरेंट्स सिखाते हैं। So, but in real life, we lead a life of contradiction. वहां तो ऐसा लगेगा सब इक्वल है, लेकिन क्या होगा इक्वल? We lead a life in first point ना, कहाँ पे है? कंक्लूडिंग स्पीच, मतलब जो अपनी फाइनल स्पीच होती है ना, जैसे मान लो तुम 10th पास करके निकलोगे अपने स्कूल से, वहाँ कंक्लूडिंग स्पीच दोगे कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, हम इस देश के लिए, इस स्कूल के लिए सब कुछ किया, अब ये सारे पत्थर के टुकड़े तुम संभालो, और ये रहे कॉलेज के शीशे। नेक्स्ट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये नहीं है, ज्योग्राफी कराना है, ज्योग्राफी का कौन सा चैप्टर है? चलिए ड्रेनेज देखिए।
1600 रुपये फीस के मारूंगा 6000 बार बिक जाएगा। ओके ओके नाउ इधर देखो, ये लीजिए मैं क्या तो देखता नहीं है ना, देविका दिव्या दिव्या देविका दिव्या चंदन चंदन क्या चीज है किस चीज के क्या चाहिए, क्या चीज है? अच्छा अच्छा, ये आपने कैल्शियम चलो हो गया कितना रुपया आपका किसी में है? यहाँ मैंने सेव लिखा है, यहाँ मैंने सेव लिखा है, यहाँ मैंने सेव कर दिया सर। चलो नाउ ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब है नदियां। हाँ, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। चलो नाउ दो बुक है क्या इधर, या तो फिर दूसरी कहाँ है? अब अपनी निकाल देते। कंटेम्प्रेरी इंडिया ओके। चलो ठीक है, बात नहीं करो। बात नहीं करो, अभी 7 घंटे से बोल रहे हैं, हमको भी तो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ना। तुम कम बोलोगे तो हम भी बोल पाएंगे। अब तुम सोचो तुम भी बोलो, तुमको तो 2 घंटे बोलना है, हमको 8 घंटे बोलना है, तो तुम हमारे बारे में भी सोचो। और खड़े होकर बोलना है, तुम्हें बैठे बैठे बोलना है, तुम्हारी कितनी एनर्जी बचेगी। सो दैट इज रिवर सिस्टम ऑफ एरिया इज कॉल्ड ड्रेनेज। रिवर सिस्टम ऑफ एनी एरिया इज कॉल्ड ड्रेनेज। यानी जो प्रेसिपिटेशन होता है हमारे ऊपर, वो बह के सागर में मिल जाए, यही तो ड्रेनेज है। ड्रेन हो जाए पानी, इज कॉल्ड ड्रेनेज। तो अब देखिए कि अगर मान लीजिए
कि द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम ड्रेनेज बेसिन तो इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन. एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम is called a closer observation will indicate that is the elevated area, mountain or upland separates two drainage basins. Such a upland is known as water divide. तो ड्रेनेज बेसिन आपको दिखाएगा, मतलब जहां पर पानी बह के निकल जाए उसे क्या कहेंगे? बेसिन. तो लेट अस सी. Drainage basin. According to C.T. Eco, University of Connecticut, a drainage basin is an area of land where water from rain or snowmelt drains downhill into a body of water such as a river, lake, wetland, or ocean. The drainage basin includes both the streams and rivers that convey the water as well as the land surface from which water drains into those channels. So, drainage basin यहाँ दिखाया गया है, जहाँ जहाँ से पानी बहेगा वो ड्रेनेज बेसिन होगा. That means an area of land where water from rain or snow melt drains downhill into a body of river such as river, lake, wetland or ocean. So basin includes both the streams and rivers that convey the water as well as the land surface from which the water drains into channels. ड्रेनेज बेसिन में नदियाँ भी आती हैं और जहाँ जहाँ से नदियाँ बह रही हैं वो ज़मीन भी आती है. अगर मैं कहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वो ड्रेनेज बेसिन का नेटवर्क है, क्योंकि पहली बात तो पूरा भारत ही ड्रेनेज बेसिन है, क्योंकि साउथ में भी अगर ये ड्रेनेज बेसिन ना होता तो पर स्क्वायर किलोमीटर में 326 लोग कैसे रहते. जैसे आप देखते हैं कि अमेरिका में पर स्क्वायर किलोमीटर में 3 लोग रहते हैं. तो यहाँ नदियों का जाल है, इसीलिए तो नदी घाटी सभ्यताएं विकसित हुई, जिसको हम कहते हैं नहीं सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन. ये सब किसके पास विकसित होती है? नदियों के पास. तो इंडिया इज ए लैंड ऑफ रिवर्स, ये भी कहा जा सकता है. सो द लैंड इंक्लूडिंग द ब्रांचेस ऑफ रिवर्स, ये जो पूरा नहीं पूरा बेसिन है, ये पूरा हिस्सा माउंटेन से होकर नदी का सागर में मिल जाना, ये पूरा क्या है? ड्रेनेज बेसिन. So drainage basin includes the channel of rivers, including the land, ठीक है, nearby. क्यों? क्योंकि वहाँ की जमीन भी तो उपजाऊ होगी. क्या वहाँ सिल्ट नहीं डिपॉजिट हो जाएगी? वहाँ अलग प्रकार की चीज होगी. So drainage basin includes channel of rivers, channel of rivers and nearby lands, nearby land. ठीक है. इसके अलावा इसमें ट्रिब्यूटरीज भी होंगी. क्या गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज जानते हो? उप नदियां. गंगा से कोसी, गंडक, घाघरा, ये सब उससे निकलती हैं कि नहीं? जब एक आपके में लिखा हुआ है कि पानी एक माउंट आ जाता है तो नदी डिवाइड हो जाती है. जैसे आपकी बुक में नहीं बना हुआ है, मान लीजिए कि एक ऐसे एक माउंट आ गया तो उसके बाद क्या हो जाएगी? यहाँ पर नदी में एक डिवीजन आ जाएगा, ये इस तरीके से. सो यहाँ पर नदी अलग बह रही है और ये नदी, और ये क्या है बोलो? क्या माउंट नहीं है? तो ये माउंट. तो इट इज डिवाइडिंग द रिवर. तो नदी कैसे डिवाइड होती है? सो दैट इज वाटर डिवाइड. ऐसा आपकी बुक में लिखा है. ये क्या हो गया? वाटर डिवाइड हो गया. So water divides into what does it mean by perennial rivers? तो वो नदियाँ कौन सी होती हैं कि जो वर्ष भर बहती रहती हैं? वो पेरिएनियल और कुछ सीजनल. हिमालयन रिवर्स पेरिएनियल है, वो साल भर उसमें से पानी आता रहता है. गंगा कभी सूखती नहीं है, या और भी यमुना भी कभी नहीं सूखती है. सो पेरिएनियल रिवर्स क्या है?
rivers. So the rivers which flow throughout the year, उसको कहेंगे। और कुछ सीजनल रिवर होती हैं जहाँ पानी भर जाए। जो साउथ इंडियन रिवर्स हैं वे कैसी हैं? सीजनल रिवर है। So peninsular rivers are seasonal rivers. Himalayan rivers are perennial rivers. Himalayan rivers are perennial rivers. However, peninsula का मतलब समझते हो? तीन साइड Peninsular river. ना गल्फ का क्या मतलब समझते हो? ये ठीक बता रहे। तीन साइड लैंड कितना जानती है। मतलब गल्फ कंट्रीज, जैसे ये अफ्रीका है। अफ्रीका देखा है कि नहीं? अच्छा, कब गए थे? अच्छा, अरविंद के साथ। अच्छा, ये देखो, मतलब ये गल्फ कंट्रीज है जहां पर तीन साइड क्या हो बोलो? लैंड, और एक साइड क्या हो? सागर। तो इसके आसपास ये जो भी पर्शिया, ये सभी गल्फ कंट्रीज है। तीन साइड इनके क्या है? समुद्र में तीन साइड लैंड और बीच में पानी, तो उसको कहते हैं खाड़ी देश। क्या कहते हैं? ये गल्फ कंट्री। और वास्तव में पेनिनसुला किसे कहते हैं? थ्री साइड लैंड और थ्री साइड रिवर या वाटर और एक साइड लैंड। तो पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल रिवर्स। दीज आर सीजनल रिवर्स है। लोनावाला में पानी देखना है तो बस आप अक्टूबर सितंबर में जाइए। खंडाला में भी जा सकते हो। बाकी क्या होता है पानी का? जब इकट्ठा होगा तो बह जाएगा, जब बारिश ही नहीं होगी तो बहेगा क्या? वो तो पानी। हाँ बोलो। सर ये द रिवर व्हिच फ्लोज वाला है, कौन सी, किसकी डेफिनेशन है? कौन सा बताओ? द रिवर व्हिच फ्लोज थ्रू आउट ईयर इज कॉल्ड पेरेनियल ईयर्स। वर्ष भर बहने वाली नदियां, वर्ष भर बहने वाली। और ये सीजनल मौसमी रिवर। अब जरा देखो। सर हाँ, आपने फ्लो की जगह फ्लो लिखा है। फ्लो। अब जरा देखें, नेक्स्ट आपकी बुक में ड्रेनेज पैटर्न्स बताया गया है। तो पहली चीज क्या है? डेंड्राइटिक ड्रेनेज। डेंड्राइटिक ड्रेनेज का क्या मतलब है? कभी हमने न्यूरॉन सिस्टम पढ़ाया है आपको? Yes. तो नर्व में डेंड्राइट्स होते हैं कि नहीं? जड़ें टाइप। तो डेंड्राइटिक ड्रेनेज में क्या होगा बताओ? कि किसी भी पैटर्न में ये इस तरीके से हो, तो ऐसा पैटर्न जिसमें कि अगर रिवर कहीं से निकले तो निकलने के बाद उसमें से क्या हो? डेंड्राइट टाइप ऐसे निकले और आगे बढ़ता चला जाए। ये डेंड्राइटिक है। तो इस तरीके से रिवर कहीं ऊंची जगह से निकले और फिर ये डेंड्राइटिक है। दूसरा क्या है? दैट इज ट्रेलिस ड्रेनेज। ट्रेलिस का मतलब है जहां जहां बीच बीच में डीप हो वहां से चलता चला जाए। इनके बारे में ज्यादा आपको आएगा नहीं। और रेक्टेंगुलर ड्रेनेज का क्या मतलब है? कि जैसे ऐसे आई फिर ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। इस तरीके के ड्रेनेज जहां रेक्टेंगल बनाती हो तो उसको क्या कहेंगे? ये डेंड्राइटिक है और ये रेक्टेंगुलर है ड्रेनेज। और कहीं कहीं पर रेडियल ड्रेनेज। मान लो कहीं माउंटेन है तो नदियां यहाँ से भी बहेंगी, यहाँ से भी। रेडियस जानते हो? चारों तरफ। तो इसको क्या कहेंगे बताओ? रेडियल ड्रेनेज। और अब एक हम लोग और जानते हैं कि ट्रेलिस ड्रेनेज क्या होता है। इससे देखने से पता चलता है। ट्रेलिस ड्रेनेज, सो ट्रेलिस ड्रेनेज। देखो ये क्या चीज होती है? एक तो इसमें चित्र दिया हुआ है। सर ये क्या है? ये ट्रेलिस ड्रेनेज है। तो इसमें इसका मतलब देखें
कि these developed when sedimentary rocks had been folded or tilted and they eroded to very fine degree depending on their strength. So short subsequent stem meet the main stream at right angle. तो इसमें क्या होगा कि छोटी छोटी स्ट्रीम मेन स्ट्रीम से राइट एंगल पर मिलती हों. इसके बहुत सारे एग्जांपल देखें तो पता चलेगा कि अब यहाँ पर देखो कि कई तरीके की हैं. ये देखो ये कितना अच्छा दिया है. इससे सब पता चल रहा है कि नहीं कि तुम्हें ये पता चला इसमें कि ये जो है ये मेन स्ट्रीम है, इधर से बहती जा रही है तो क्या राइट एंगल पे नहीं मिल रही. फिर से देखो एक और दिखाएंगे. ये देखो बोलो ये जो इधर इधर बहने वाली है वो मेन स्ट्रीम से राइट एंगल पे नहीं मिल रही है. तो अगर शॉर्ट स्ट्रीम्स आर मीटिंग और देख लो ट्रेलिस ड्रेनेज तो इसमें क्या दिखाया गया. ट्रेलिस वाले में तुम्हें राइट एंगल दिख रहा है क्या. नीचे वाली को देखो तो वो ऐसे अगल बगल बह रही हैं. तो डेंड्राइटिक देख लो, रेडियल देख लो, रेक्टेंगुलर देख लो और ट्रेलिस अगर नहीं समझ में आया तो ट्रेलिस दिखा दें. ट्रेलिस तो ये तुम्हें सबसे अच्छा लगेगा. अब दिखा मुख्य नदियों से जो दूसरी निकल रही हैं वो ट्रेलिस. समझ आ रही बात ना. अब अगला देखो कि सम फीचर्स मेड बाय रिवर्स. तो ट्रेलिस ड्रेनेज में एक मेन ड्रेनेज है लेकिन उस मेन ड्रेनेज से क्या होगा एक ऐसे निकल जाए एक ऐसे निकल जाए तो उसको क्या कहेंगे. नहीं ट्रेलिस ड्रेनेज. तो ये 90 डिग्री बना हुआ है. नेक्स्ट देखिए सम फीचर्स मेड बाय रिवर्स. तो जब रिवर्स होती हैं तो वे कुछ ना कुछ पैटर्न भी बनाती हैं. ना तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि जब सबसे ऊपर रहेगा तो वो हायर कोर्स है और फिर धीरे धीरे क्या होगा जैसे जैसे वो सागर में मिलते जाएंगी क्या उनकी वही हाइट रहेगी कि नहीं रहेगी. वही तो नहीं रहेगी. तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि आगे चलने पर वो पानी पहले कैसा होगा पतला होगा फिर धीरे धीरे वो उनके भी शैलो हो जाएगा. ऊपर डीपर है क्योंकि वैली तुमने देखा है पहाड़ों पे जाके पानी तेजी से कटता है उसी में सारी नदी बहेगी. गंगोत्री तुम पूरी देख लोगे लेकिन वही चाहोगे क्या इतनी छोटी सी गंगोत्री थी यहाँ गंगा बन गई. कितना पानी वहां से निकल रहा है. तो वहां तो बहुत डीप है उसी में पानी बह रहा है लेकिन यहाँ सिर्फ 1 मीटर में ही पानी है. 1 मीटर 1.5 मीटर में. तो समझ में आ गई बात. तो यही चीज यहाँ दिखाई जा रही है आपकी बुक में कि जब आगे चलेगी तो ये पानी ऐसे आया. अब इसमें ऑक्सबो लेक भी देखो पानी पहले और कहीं आ रहा था लेकिन अब वो कट गया और ऐसे आने लगा. तो यहाँ पहले जहाँ पानी आ रहा था ये देखो पहले ऐसे आ रहा था लेकिन ऐसे की जगह यहाँ पर क्या हुआ थोड़ा कुछ चीज मिट्टी जम गई तो ऐसे हो गया. यहाँ भी मिट्टी जम गई तो क्या ये बैल का खुर बन गया. तो इसलिए से क्या कहेंगे ऑक्सबो लेक. और सबसे आगे चलने पर ये तुमको ये बात मालूम है ना कि जो सी है वो निगेटिवली चार्ज होती है और जो ये रिवर निगेटिवली चार्ज होती है और सी कैसा होता है पॉजिटिवली चार्ज. जब ये दोनों पानी मिलते हैं तो मिट्टी वहीं पे जम जाती है उसको डेल्टा कहते हैं. तो अपोजिट चार्ज जब मिलेंगे तो क्या होगा बोलो ये मिट्टी ऐसे ऐसे जम जाएगी. ऐसा आपकी बुक में बना हुआ है क्या देखो. और फिर इनके बीच से पानी तो आपको मैं डेल्टा दिखा भी दूंगा आपको लगेगा कि हाँ डेल्टा होता है. ये देखो वो डेल्टा तुम साइंस समझते हो ये डेल्टा होता है. वैसे ये ग्रीक लेटर है. सो लेट अस सी हाउ डेल्टा लुक्स लाइक. आप सुंदरवन डेल्टा ही देख लो. डेल्टा फॉर्मेशन ये देखो. सो इट विल बी वेरी क्लियर फ्रॉम इमेजेस कि डेल्टा कहीं पर बन रहा हो. तो ये देखो क्या यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है इसमें बहुत सारे डेल्टा टाइप बन रहा है.
वो मिट्टी इकट्ठी होती गई तो बीच में वैसे एकदम बिल्कुल डेल्टा नहीं लगेगा, लेकिन आपको लगेगा ट्रायंगल है। ट्रायंगल नहीं लग रहा है, ये ट्रायंगल नहीं लग रहा है। तो अगर ऐसे सिस्टम आप देखें तो आपको बहुत सारे डेल्टा मिल जाएंगे। कोई और ऐसे ही मिलता जुलता देखा जाए, बस यही चीज है। समझ में आ गई बात? तो जहां भी पानी मिलेगा वहां पर डेल्टा फॉर्मेशन हो। सच आर द केसेस। कहीं कहीं डेल्टा बन जाएगा, मतलब ऐसा बोला जाता है कि डेल्टा टाइप है, ट्रायंगुलर जमीन नहीं बन रही यहाँ पे। यही है डेल्टा। कोई बिल्कुल एक जैसी थोड़ी ना तुमको मिल जाए, बस ये है कि वहां से पानी नुकीला बनता है और आगे। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो इसे क्या कहेंगे? डेल्टा फॉर्मेशन है। सो इस तरीके से डेल्टा फॉर्मेशन। हाँ देखो फिर से, अब कोई अच्छा डेल्टा दिखाया जाए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये ज्यादा अच्छा है, ये तुम्हें कुछ दिखा देगा कि जहां नदी मिलती है तो सबसे पहले पानी बहता है। ये नीचे वाला फिगर देखो, तो तुम्हें इसमें क्या पता चल रहा है कि ये दो रिवर बन जाएगी तो बीच में डेल्टा टाइप नहीं बन रहा है। हर जगह ऐसे ये भी तो डेल्टा है, छोटे बड़े बनेंगे। ये ना सोचो कि सब एक जैसे बन जाएंगे, लेकिन ऊपर जैसे वहां देखो डेल्टा और ये शेप देखो, क्या ये मिल नहीं रहा है? नेचर है। तो ऊपर से एक इधर धारा निकल गई, एक इधर, और बीच में मिट्टी जमा हो गई, तो तुम्हें क्या ये डेल्टा लग रहा है? ये वाला ऐसे ही तो होगा। सही है कि नहीं? बुक में तो तुम्हारे ज्यादा अच्छा बना है, सब डेल्टा ही डेल्टा लग रहे हैं। अब देखो, नाउ हिमालयन रिवर्स, इसको लिखो डेल्टा फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या है? ये उस नदी का जहां से निकल रही सोर्स है और यहाँ पे मिल रही है, ये सी है। तो अब जो हमारा इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है, देख लीजिए। तो इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को समझने के लिए यहाँ की टोपोग्राफी समझना अनिवार्य है। सो ये देखें, यहाँ पर जो भी ये उठा हुआ पोर्शन है, तो ये सारी नदियां वहां जाती हैं। ये सब कहाँ कहाँ गिर रही हैं? यहाँ। और ये बोलो, ये बहुत जो उठा हुआ पोर्शन, इसका क्या नाम है? यही सही बताना है, मालाबार। और इसी में सब हीरो हीरोइन रहते हैं, मालाबार। इसी में 1 स्क्वायर फुट की जमीन कई कई करोड़ की है, 50 करोड़ 100 करोड़ की। मालाबार ही है। तो अगर मान लो यहाँ बारिश आती है, ये अरब सागर के यहाँ खूब बारिश होती है मुंबई में, और ये उधर का जो रीजन है, नासिक हो गया, ये सब, ये रेन शेडो एरिया है, वृष्टि छाया क्षेत्र। वहाँ के किसानों के वो सुसाइड करते रहते हैं। तो ये मालाबार कोस्ट, ये क्या है बताओ? मालाबार कोस्ट। और इसमें ये जो गोवा है, गोवा, और यहाँ से यहाँ तक कोंकण रीजन है। कौन सा रीजन है? कोंकण। और ये मालाबार कोस्ट है। अदरवाइज देखो तो यहाँ पर भी बहुत सारा सिल्ट के पास बीच होगा, और कुछ नदियां हो सकता है यहाँ सिल्ट इकट्ठा कर देती हो, तो इसलिए इसे कहेंगे ईस्टर्न कोस्ट। ये वेस्टर्न कोस्ट है। कैसा है? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न कोस्ट। और इधर वाला क्या कहलाएगा? ईस्टर्न कोस्ट। बोलो, ईस्टर्न कोस्ट ज्यादा चौड़े हैं कि वेस्टर्न कोस्ट? बोलो, ईस्टर्न कोस्ट ज्यादा चौड़े हैं। इतना तुम सिर्फ मुझे बता दो, बहुत जानती हो, कि वेस्टर्न कोस्ट कंटिन्यूअस है कि ईस्टर्न कोस्ट? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वेस्टर्न कोस्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ नदियां गिरती ही नहीं है। यहाँ टहलते हुए यहाँ से वहाँ चले जाओ, और यहाँ गोदावरी गिर रही है तो गोदावरी में नदी नाव लेके उतरो, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी कावेरी गिरेगी, तो यहाँ बीच बीच में नदियां गिर रही ना, तो कंटिन्यूटी कहाँ आएगी? सो ये कंटिन्यूअस है, ये नॉन कंटिन्यूअस है। ये नैरो है, ये ब्रॉडर है। तो ये कैसे है बताओ? नैरो। और ये कैसे हैं?
ब्रॉडर, ये नॉन कंटिन्यूअस है क्योंकि सारी नदियां कहाँ गिरेंगी, तो नॉन कंटिन्यूअस। और ये कैसे हैं, अब जरा देखो कि टोपोग्राफी ऑफ इंडिया देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा। Topography of India. Let us see. According to countryreports.org, the topography is dominated in the far north by the majestic Himalayas, which include the world's highest peaks. From the Himalayan foothills to the Vindhyachal Range in central India spreads the vast, fertile, heavily populated Gangetic Plain. Topography of India. According to countryreports.org, the topography is dominated in the far north by the majestic Himalayas, which include the world's highest peaks. From the Himalayan foothills to the Vindhyachal Range in central India spreads the vast, fertile, heavily populated Gangetic Plain. यहाँ से देखने पे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो सर्च नहीं कर पाता। तो ये देखो ज्यादा बड़ा ही नहीं हो पा रहा। यहाँ से आपको दिखने को पता चल रहा है कि वेस्टर्न कोस्ट बहुत पतले हैं और जो ये ईस्टर्न कोस्ट है वो बड़े हैं कि नहीं, और सारी नदियां को आपको जाल दिख रहा है कि किस तरीके से डेंड्राइटिक सिस्टम बना हुआ है। तो ये देखो दैट इज यहाँ पर कि कोई बात नहीं, हम आपको दूसरे में टोपोग्राफी ऑफ इंडिया। ये ठीक रहेगा। कभी याद करे जो ज़माना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल तेरा नाम। कभी याद करे जो ये है इंडिया का टोपोग्राफिक मैप। और ज़रा यहाँ पे देखो गुजरात साइड में यहाँ पे मतलब माउंटेन्स के नाम पे बहुत यहाँ पे रेयर माउंटेन्स है। ये पूरा यहाँ पे प्लेन जैसा ही है और ये वाला पोर्शन भी इधर प्लेन जैसा है। देखो मतलब माउंटेन्स की यहाँ पे भरमार है। ये है यहाँ पे सह्याद्री रेंज, कोलकाता साइड पे इधर प्लेन। नॉर्थ ईस्ट में तो यार ये पूरी ऐसी लाइन ऐसा लगता है डिफेंसिव जैसा काम करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बस इंडिया की ही लैंड है। ये है इंडिया का टोपोग्राफिक मैप। और 3D मैप ऑफ इंडिया ये हो सकता है, ठीक है। चलो सो नाउ ये देखो इससे दोस्तों क्या आप चाहते, चलो आगे चलते हैं। थोड़ा तुम्हें समझ में आ गया ना? ये मैप ठीक है, इसमें तुम देख सकते हो यहाँ से नदियाँ ऐसे जा रही, बस यही हम दिखाना चाहते हैं। अच्छा कुछ चीज और देखो इसमें, यहाँ पर क्या है कि बीच में सेंट्रल हाईलैंड है। इंडिया के बीच में क्या है? सेंट्रल हाईलैंड है, मालवा का पठार है, और नीचे पे क्या है बोलो? पेनिनसुलर प्लेट्यू। समझ में आ गई बात की नहीं? अब बाकी रिवर सिस्टम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ये जो इंडिया है, तो इंडिया में एक ऐसा टेबल है जो इधर झुका हुआ है। सारी नदियां यहाँ से निकलेंगी और डेंड्राइट बना बना के कहाँ जाएंगी? इधर गिर जाएंगी, उधर कोई नहीं गिरेगी, सब कहाँ गिरेंगी? बे ऑफ बंगाल। और एक ऐसी टेबल है जो इधर झुकी हुई है। अब यहाँ बीच में क्या होगा? सेंट्रल हाईलैंड। तो हाईलैंड है और यहाँ पर उसमें क्या हुआ?
सेंट्रल हाईलैंड में। यहाँ पर कौन है बताओ? दैट इज मालवा प्लेट्यू। तो ये छोटा नागपुर का एरिया है मालवा प्लेट्यू। यहाँ पर 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। फिर जब 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो यहाँ पर अफ्रीका के पास से मेडागास्कर से बादल उठते हैं। यह है मेडागास्कर। ये कौन है? मेडागास्कर। और यहाँ बारिश करते हैं क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर रीजन हो जाता है। तो आपको ये रीजन क्या बताया मैंने? बहुत तेज। हाँ, अब फिर पलट गई। पहले तो सही बोल रही थी। इसको क्या बताया? पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये क्या है बोलो? सेंट्रल हाईलैंड। फिर ये बोलो इसमें जो 3 डिफरेंट रेंजेस हैं उनमें से इसको क्या कहोगे? शिवालिक या इनर हिमालय? तो ये शिवालिक। और फिर देखो क्या लिखा है इसमें, और ग्रेट हिमालयस। शिवालिक और हिमाद्री है। हिमाचल है ना? हिमाचल अभी देख लेंगे। और सबसे ऊपर हिमाद्री। ये ठीक है। हिम जो पूरा भरा हुआ है, आद्री। ये आउटर हिमालय है। आउटर हिमालयस ऐसा आपकी पिछली चैप्टर में लिखा होगा ना। और ये शिवालिक है, ये कौन सा है? इनर हिमालय। और ये आउटर हिमालय और मिडिल हिमालय। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब इसके आगे कल कराया जाएगा। ओके, थैंक यू देविका, थैंक यू अभिषेक।